हम भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। भूगोल में आपके सामने एक टॉपिक है, इसका नाम ब्रह्मांड है दोस्तों। ब्रह्मांड जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो मतलब बड़ा जिज्ञासु टाइप का है। ये भूगोल की वैज्ञानिक शाखा के जो रूप में भूगोल उभरा है, सबसे पहले ये ब्रह्मांड के टॉपिक से, क्योंकि एक विज्ञान का और एक साक्ष्य का विषय हमेशा से रहा है, हमेशा से रिसर्च का विषय रहा है दोस्तों। जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तब से लोगों के मन में ये जिज्ञासा रही होगी कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी का आसमान, तारे, नक्षत्र, ग्रह कैसे निर्मित हुए। तो लोगों को अलग अलग ये अवधारणाएं आई, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें शोध किए। सबसे पहले टॉलमी नामक एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी और उन्होंने उनकी अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और ये सारे ग्रह, सूर्य, चांद इसके तक चक्कर लगाते हैं। बहुत दिन तक यह अवधारणा चलती रही, परंतु कुछ समय बाद कॉपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और वो इस अवधारणा को फेल करते हैं। और उनके अनुसार जो हमारे टॉलमी जी की अवधारणा थी, इसको फेल करके उन्होंने बताया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। उसका अर्थात ये होता है कि इस ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, सूर्य इसके सौरमंडल के ब्रह्मांड के केंद्र में है हमारे, जो कि आपको क्या बताएगा कि इसके सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह और ये सब चक्कर लगाते, मतलब केंद्र में सूर्य है। उसके पहले आपको अगर मालूम हो, ये भारतीय वैज्ञानिक जो वाराणसी थे उस समय पर बहुत प्रसिद्ध, 6वीं सदी के वहां पर जो उज्जैन के दरबार में आपको पता होगा होंगे, तो वो जो है उन्होंने यह अवधारणा पहले ही बता दी थी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, परंतु भारत के उस ज्ञान को नहीं माना गया। जब तक कोई बाहर का आदमी नहीं कह देता तो नहीं माना जाता है, क्योंकि भारत के ज्ञान को हमेशा से कमजोर समझा गया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक वैज्ञानिक कॉपरनिकस है, मैंने बता दिया कॉपरनिकस ने दी थी आपकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक एडविन पी हब्बल। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है और ब्रह्मांड का फैलाव लगातार जारी है, आकाश गंगाओं में अभी भी फैलाव हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एक आते हैं केपलर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने ग्रह की गति का नियम दिया, ग्रहों की गति का नियम दिया। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है टॉलमी। टॉलमी ने क्या दिया? टॉलमी ने दिया आपकी जियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर उसके बाद आपके आते हैं कौन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। एडविन पी हब्बल ने यह बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार जारी है, आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। और केपलर आए। केपलर ने आपको क्या बताया? केपलर ने आपको बताया कि ग्रहों की गति का नियम क्या है। दोस्तों अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत की जब बात चलती है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 3-4 सिद्धांत है अलग अलग। दोलन सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत है और महाविस्फोटक सिद्धांत है। तो दोलन सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत उतने महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि ये मान्य नहीं है। और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है आपका महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत दोस्तों ये जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया और ये बहुत प्रसिद्ध, मतलब इनकी ये जो थ्योरी दी गई उन्होंने महाविस्फोटक, बिग बैंग जिसको बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ये बड़ी प्रसिद्ध थ्योरी हुई क्योंकि ये सर्वमान्य है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया और जो भी चीजें हैं ये शोध का विषय रहा। तो ये सर्वमान्य थ्योरी है जॉर्ज लेमेंटर की महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आज से कई अरब वर्ष पूर्व, लगभग बताया जाता है 14 अरब वर्ष पूर्व, कोई 13.7 भी मिलता है कई किताबों में, इतने अरब वर्ष पूर्व एक छोटा अत्यंत सर्वाधिक घनत्व का एक बिल्कुल छोटा सा पिंड, जिसका घनत्व सर्वाधिक था दोस्तों, एक पिंड था। इस पिंड में विस्फोट के कारण ये सारे ग्रह और ये सारे आकाशगंगाएं इनका निर्माण हुआ और जो भी तारों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस बिग बैंग थ्योरी को हम समझते हैं। आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। अत्यंत सूक्ष्म घनत्व का जो कण है इसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं दोस्तों। ये जो कण था, आपसे पूछेगा सिंगुलैरिटी किससे संबंधित है तो आप बताएंगे ब्रह्मांड से या फिर बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। सिंगुलैरिटी नामक एक कण था, इसको सिंगुलैरिटी नाम दिया जाता है। इसके विषय में आपको ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, इसको नाम सिंगुलैरिटी दिया गया है, जो अत्यंत सूक्ष्म घनत्व का, सर्वाधिक घनत्व का एक पिंड था। अब इस पिंड में जब विस्फोट होता है दोस्तों, अत्यंत सूक्ष्म घनत्व के जब पिंड में विस्फोट होगा तो इससे क्या क्या निकलता है? इससे निकलती है गैसें। क्या निकलता है? गैस निकलती है, पदार्थ निकलते हैं और भी चीजें, धूल कण निकलेगा, धूल कण निकलेंगे। ये बहुत तीव्र घनत्व, इसमें जब बड़ा विस्फोट हुआ तो ये इतनी सारी चीजें निकलती हैं और इन्हीं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है दोस्तों। ये महाविस्फोटक सिद्धांत हो गया, इसका नाम सिंगुलैरिटी। आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या निर्माण होगा? इसके बाद निर्माण होगा आकाश गंगाओं का। देखिए अब आपको पूरा अगर डायग्राम से समझना है तो सबसे पहले ये ब्रह्मांड है आपका। ब्रह्मांड में आपके क्या है? ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश गंगाएं हैं अलग अलग टाइप की, बहुत सारी आकाश गंगाएं होंगी, छोटी बड़ी। ये आकाश गंगाएं ज्यादातर कहते हैं कि 3-3 के ग्रुप में रहती हैं। ये 3 के ग्रुप में है, फिर 3 के ग्रुप में, तो ये 3 के ग्रुप को बोला जाता है क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बोलते हैं, सुपर
क्लस्टर, सुपर क्लस्टर बोला जाता है। सुपर क्लस्टर हो गई ये सुपर क्लस्टर। अब इन आकाश गंगाओं के अंदर जो है तो विभिन्न तारे होते हैं। हर आकाश गंगा के अंदर असंख्य मात्रा में, लगभग बोलते हैं 25 अरब तारे, कितने 100 अरब तारे जो भी है, ये पूछते हैं कि इतने तारे होते हैं हर आकाश गंगा में। अब हमारी भी एक आकाश गंगा होगी जिसमें हमारा तारा सूर्य होगा, सूर्य एक तारा है। तो दोस्तों अब ये देखते हैं आप कि हमारी आकाश गंगा जो है, अब हम उसके बारे में अध्ययन। आकाश गंगाओं का अगर आप बात करें तो आकाश गंगाएं जनरली 3 प्रकार की बताई गई हैं। आकाश गंगाओं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक तो अनियमित आकार की होती है, उनका कोई आकार नहीं होता, किसी प्रकार की नहीं होती, ठीक है, अनियमित आकार की हो गई। दूसरी हो गई आपकी जो सर्पिलाकार आकाश गंगा है, सर्पिलाकार आकाश गंगा है, सर्वाधिक 80% तो यही है। और इसके बाद एक है दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा है, दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा भी है। तो ये 3 प्रकार की आकाश गंगा है। सर्वाधिक है सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है और वो सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है और वो सर्पिलाकार है। हमारी आकाश गंगा इसमें है। ठीक है, आपको इतनी चीज समझ में आई। क्या क्या पढ़ा हमने कि जॉर्ज लेमिंथर नामक वैज्ञानिक में महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। महाविस्फोटक सिद्धांत में उन्होंने बताया कि एक सिंगुलैरिटी नामक कण था जिसका अत्यंत तीव्र घनत्व था। इस घनत्व के पिंड में एक महाविस्फोट होता है, बिग बैंग जिसको बोलते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी दी इन्होंने। तो बिग बैंग थ्योरी में आपने देखा कि इसमें जब इसमें विस्फोट हुआ तो आपके गैस निकली, पदार्थ निकले, धूल कण निकले, ये सारी चीजें निकली। अब इन गैसों से जो है, इन गैसों का थोड़ा बादल निर्मित हुए, ऐसे बादल निर्मित हुए इनसे। इन बादलों को नाम दिया गया निहारिका। इन बादलों को नाम दिया गया निहारिका। ठीक है, इन बादलों को निहारिका नाम दिया गया। इसके बाद देखिए अब इस निहारिका से अब जो हमारी आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा हमारी अपनी आकाश गंगा अपन बना लेते हैं। यहाँ सर्पिलाकार का मतलब होता है ऐसे सर्पिलाकार में हो गई। इसमें 3 भुजाएं बताई जाती हैं, 3 भुजाएं हैं ये, 1 2 और 3। और हम जहाँ हमारा सौर मंडल है वो बीच वाली भुजा में है, जिस यहाँ पर सूर्य अवस्थित है। सूर्य यहाँ कहाँ है? हमारी आकाश गंगा के बीच में। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, जो भी आपको बोलना बोल दो। मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये सारे नाम हमारी आकाश गंगा नाम है। हमारी आकाश गंगा में जो है तो हमारा सूर्य कहाँ? बीच वाली भुजा में। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ये अंदर वाली भुजा, इसकी और ये बाहर वाली, और ये बाहर घूर्णन, ये सारी भुजाएं 3 भुजाएं होती हैं। बाहर वाली भुजाओं में नए तारे जितने भी निर्मित होंगे ये बाहर वाली भुजा में होंगे। सूर्य हमारा 5 अरब वर्ष पूर्व तारा है। 5 अरब वर्ष ये जी चुका है, 5 अरब वर्ष और जिएगा। अभी ये अपनी बीच की अवस्था में सामान्य तापमान पर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई। इसके बाद मैं चलता हूँ, इसके बाद अपन चलेंगे कि अब आकाश गंगा में ये अपन अपनी आकाश गंगा में आ गए। अब हमारी आकाश गंगा के आसपास भी एक आकाश गंगा होगी। ये हमारे आकाश गंगा के पास की आकाश गंगा, इसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी नाम है इसका। एंड्रोमेडा या देवयानी कहते हैं इस आकाश गंगा को। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इतनी सारी चीजें हुई यहाँ पर। अभी आकाश गंगा का आपको निर्माण पता चला गया, सूर्य पता चला गया। अब आपको क्या बचा यहाँ पर देख लेते हैं अपन यहाँ पर क्या क्या बचा। अपन ने पढ़ा टॉलमी के बाद 12 में कोपरनिकस, एडविन पीहर्बल, ग्रहों की गति, गनियम केपलर द्वारा दिया गया। साम्यावस्था का सिद्धांत जो आपको बताया, दोलन का सिद्धांत और महाविस्फोटक का सिद्धांत। महाविस्फोटक का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथर द्वारा दिया गया। अब जो सूक्ष्म कण था उसका नाम था सिंगुलैरिटी, ये भी देखा हमने। उसके बाद ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, ये देखा हमने। सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है जो आकाश गंगाओं से मिलकर। उसके बाद हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी नाम है। और ये जो है सर्पिलाकार में 80% आकाश गंगा है सर्पिलाकार में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बादलों को हम निहारिका बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अब ये आपको पता चल गया। अब हमारी आकाश गंगा है, जैसे अब हमारी आकाश गंगा बन गई है। हमारी आकाश गंगा में सूर्य यहाँ है और हमारे सूर्य, अब हमारा सौर मंडल की बात आएगी। किसकी बात आएगी? सौर। अब आकाश गंगा में क्या होते हैं दोस्तों? तारे होंगे। आकाश गंगा किससे मिलकर बनी है? तारों से। तो अब हम तारों को देखेंगे कि तारों का जन्म कैसे होगा। तो आप देखते चलिए तारों के जन्म की क्या प्रवृत्ति मानी गई है। यही बिग बैंग सिद्धांत है, यही थ्योरी है। अब क्या होगा कि जब ये गैसों के कण, ये बादल बने, अब ये निहारिका, ये बादल तो बने, लेकिन जिन बादलों से, इन्हीं पदार्थों से बने, गैस से बने ना, हाइड्रोजन से। आपको पता हाइड्रोजन गैस और ये सब गैसों से मिलकर क्या बनता है? ये जब इनमें संघनन होगा, बहुत तीव्र प्रक्रिया होगी नाभिकीय संलयन की,
ये ऐसे ऐसे आपके अणु परमाणु ये सारी चीजें सब इसी से बनेगा, जितना भी ब्रह्मांड का जो भी कण है इस महाविस्फोट सिद्धांत की बात बनता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है, अभी तारे बनने वाले हैं। तारों पर हम जाते हैं तो देखिए तारे कैसे बनते हैं। तो तारों, अब देखिए गैसों के बादल थे, गैस के बादल, अब इनमें क्या होता है, संघनन होते जाएगा, संकुचन होते जाएगा, ये फिर क्या बन जाएंगे, तारे, तारों का निर्माण होगा। अब तारों के निर्माण एक स्पेशल प्रकार के बादलों से होता है, उसको याद रखिएगा। स्टेलर नर्सरी नाम है उन बादलों का, स्टेलर नर्सरी। जैसे यहाँ आपने ये निहारिका के अंदर से स्टेलर नर्सरी नाम के जो बादल होंगे उनसे हमारे तारों का निर्माण होगा। तारों का निर्माण होगा दोस्तों, ये तारे बन गए हमारे, ठीक है। तारों में अब देखिए तारों में क्या क्या होता है आप लोग समझिए। तारे क्या होगा, अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से हाइड्रोजन गैस का जो है तो यहाँ पर ये संलयन हो के हीलियम गैस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस का। तो आपने जैसे सूर्य है, आपको मालूम सूर्य की तारा की अपना जो है तो इसका परीक्षण, इसके वैज्ञानिक अनुसंधान हुए तो उससे पता चला है कि आपकी संलयन की प्रक्रिया होती है तारों में, और जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, ठीक है। अब एक समय आएगा जब पूरा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल जाएगा, वो आगे की बात है। अभी तो सूर्य हमारा बीज की अवस्था में 5 अरब वर्ष जी चुका है, 5 अरब वर्ष अभी और है इसकी आयु, ठीक है दोस्तों। अब तारों पे हम गए हैं, तारों का देखिए जीवन काल बता रहा हूं मैं आपको। तो तारों का जो है अभी कौन सी अवस्था में, तारा हमारा बीज की अवस्था में है। तारों का निर्माण कैसे होगा, कौन से बादलों से होगा, स्टेलर नर्सरी नामक बादलों से इनका स्पेशली निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस के संघनन से जो विस्फोट में निकला, ठीक है। अब तारे जो है दोस्तों बनेंगे तो नष्ट भी होंगे, तारे टूटते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। तो आप देखिएगा तारों का क्या, तारों की 2 प्रकार की स्थिति आएगी। जो तारे, अब हमारे इसका कंपैरिजन होगा कि किसके अनुसार, जो छोटे तारे कुछ कैसे खत्म होंगे और बड़े तारे कैसे खत्म होंगे। छोटे तारे, छोटे कितने छोटे, जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 ms से कम है वो छोटे तारे, 1.44 ms से ज्यादा है तो बड़े तारे। ये 1.44 ms की खोज जो है एक वैज्ञानिक चंद्रशेखर नाम ने की, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे चंद्रशेखर सीमा का मान कितना है, तो 1.44 ms है, जहां ms क्या है, मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान है। तो अब देखना आप यहाँ पर कि जो अब देखिए 1.44 ms से कम है उनके साथ क्या हालत होगी, ठीक है। उनका क्या होगा, सीधे वो जो है प्रत्येक तारा पहले तो खत्म होने से पहले आपका क्या यहाँ पर बनेगा, प्रत्येक तारा जो खत्म होगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, लाल दानव बनेगा। सबसे पहले तारा जब अपनी मृत अवस्था में जाएगा तो सबसे पहले उसकी अवस्था आएगी लाल दानव। क्या बनेगा, लाल दानव। लाल दानव के बाद जो छोटा तारा होगा, फिर वो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन। आपको यहाँ लिखा देखिए, नहीं दिख रहा आपको कोई दिक्कत नहीं, आप समझते चलिए। श्वेत वामन बनेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मैं डाल दूंगा। श्वेत वामन तारा बनेगा, श्वेत वामन के बाद बनेगा काला वामन। तो क्या हुआ आपकी प्रक्रिया, कभी तारा है, तारा आपको खत्म होना है या अभी उसकी मृत अवस्था आ रही है, तो सबसे पहले वो लाल दानव बनेगा। लाल दानव तारे को जो है, लाल दानव तारे से क्या बनने वाला है आपका, जब अगर छोटा है 1.44 ms से तो श्वेत वामन, और श्वेत वामन के बाद काला वामन, काला वामन के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब 1.44 ms से ज्यादा है तब की कहानी क्या होगी, तो पहले वो अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा सुपरनोवा इसको बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब इस सुपरनोवा विस्फोट क्या होगा, इसी विस्फोट के बाद क्या बनेगा, ये कुछ तारे न्यूट्रॉन हो जाते हैं, न्यूट्रॉन, कुछ पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। पल्सर और क्वेसर ये दोनों जो है दोस्तों सबसे तीव्र गति से घूमते रहते हैं, ये खत्म होने के बाद घूमते रहेंगे, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। सबसे तीव्र गति से घूमने वाला तारा पूछेगा तो पल्सर और क्वेसर ये दोनों आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल तारे की एकदम मृत अवस्था आ जाती है। और न्यूट्रॉन तारा होता है, न्यूट्रॉन तारे में कोई आवेश नहीं होता। तो आपको इतना समझ में आया, तारा है, तारे की जो मृत अवस्था आएगी तो लाल दानव बनेगा। लाल दानव के छोटे तारे हैं 1.44 ms से जिनका कम द्रव्यमान है तो वो बनेंगे श्वेत वामन। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, आएगा जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन तारे को कहते हैं। श्वेत वामन के बाद वो काला वामन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1.44 ms से ज्यादा है या बड़ा है तो उसका द्रव्यमान, तो वो क्या होगा कि अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा महाविस्फोटक तारा। उसके बाद उसकी 4 अवस्था आएंगी, 4 प्रकार की, कुछ भी बन सकता है, चारों नहीं बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा, जो भी देखो आप वो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीजें होंगी, आपको बता दिया, इतनी चीजें आप याद रखना, आपको इसका नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अब तारों का रंग भी होता है दोस्तों, तारों का रंग 3 प्रकार के तारे होते हैं, लाल तारा, सफेद तारा और नीला तारा। तो देखिए दोस्तों, अगर सामान्य तापमान है तो पीला तारा है, सामान्य, हमारे सूर्य का तापमान समान है, समान मतलब समझ लो कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस इसके लिए सामान्य है। ये यही खगोल शास्त्र में ये होता है। समय की बात करो तो 15,000 वर्ष, 15 करोड़ वर्ष, ये सारी चीजें यहीं पे यही हो रही हैं,
ठीक है, तो सामान्य तौर पर हमारा जिसका सामान्य तापमान है वह होगा पीला तारा। उसके बाद जिसका मध्यम तापमान होगा वो सफेद तारा होगा, और जिसका तापमान बहुत ज्यादा होगा वो नीला तारा होगा। क्या होगा? नीला तारा होगा। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे आपने देखा शुरू से क्या क्या देख लिया आपने, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद आकाशगंगा बनी, आकाशगंगा के तारे हैं, तारे से मिलकर के आकाशगंगा बनी है। आपने तारे का निर्माण देखा कैसे होगा, किससे होगा, स्टेलर नर्सरी नामक बादलों से तारे का निर्माण हो जाता है। जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन के बाद तारों की मृत अवस्था आपको बताई मैंने। इसके बाद अब हम सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य को पढ़ने से पहले दोस्तों, अब सूर्य ये सौर मंडल में पूरा ये भाग में आ जाएगा। उसके पहले आकाशगंगा में कुछ और पिंड हैं जिनके बारे में हालांकि खगोल शास्त्र मानता भी, कुछ जगह नहीं भी मानते हैं, जैसे नक्षत्र हो गए, नक्षत्र हो गए, ये सारी चीजें। अब ये अपने जब अपन सौर मंडल में इसको शामिल नहीं किया जाएगा कि नक्षत्र है कि नहीं। देखिए दोस्तों, सूर्य ये जो घूम रहा है इसके आसपास यहाँ पर चारों तरफ नक्षत्र भी हैं, राशियां भी हैं। आपको पता 12 राशि में सूर्य 360 डिग्री पे घूमता है। इसको 12 से ये देखिए यहाँ पर डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर 30 अपने क्या हो 30 के यहाँ पर 30 के यहाँ पर ये बनेंगे केंद्र, तो ये 12 राशियां आती हैं अपनी। अब ये 12 राशियां आपको पता है यहाँ पर वृश्चिक ये। अब सूर्य किस राशि पर है आपके जन्म के समय, पृथ्वी है यहाँ पर, सूर्य किस राशि पर है ये भी चक्कर लगा रहे अपनी आकाशगंगा के। सूर्य अपनी आकाशगंगा के चक्कर लगा रहे। सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर 25 अरब वर्ष में पूरा करता है, 25 अरब वर्ष में पूरा करता है। इसको कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको नक्षत्र आएंगे। नक्षत्र और अक्षत्र क्या है, ज्योतिष विज्ञान वाले मानते हैं, ये अपने साइंस वाले नहीं मानते। अब नक्षत्र के बारे में जैसे कई बोलते हैं 27 प्रकार, 27 नक्षत्र हैं। कुल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के बाद ये उसमें आप देखते हो कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। ये सारी कहानी है, ये अपने वैसे मेन सिलेबस नहीं आता, कभी कभी आरआरबी, रेलवे और इन सब में पूछ सकता है। तो आप देख लेंगे नक्षत्र के बारे में 27 नक्षत्र। आपको थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी दे देता हूँ। नक्षत्रों का आपको देखो आपके जीवन पर भी बहुत प्रभाव रहता है। जैसे आप कहते हैं कि कोई रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है, तो उसमें क्या है, रोहिणी नक्षत्र वाला। अब ये नक्षत्र के बारे में ऐसी किंवदंती पुराणों में दी गई है कि नक्षत्र जो होते हैं, तो नक्षत्र ये 27 है। ये ऐसा कहा जाता है कि 27 राजा दक्ष की पुत्रियां थी, ऐसा उसमें है पुराणों में। इसमें साइंस के लिए नहीं मानी जाती है सब। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, 27 का विवाह चंद्र देवता के साथ किया गया था, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा क्या किया कि उनको पसंद नहीं आती, एक एक करके रिजेक्ट करना चालू किया। तो सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, मूल नक्षत्र को रिजेक्ट, मूल को रिजेक्ट कर दिया। अब नक्षत्र में से नाम है स्वाति है, अनुराधा, आप जिनके देखेंगे सब लड़कियों के नाम पे है। स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। और इनको चंद्रदेव को सबसे ज्यादा कौन भाया? रोहिणी भाया, रोहिणी नामक। तो देखिए चंद्रमा पे ये अगर रोहिणी, तो रोहिणी नक्षत्र वाले क्या है सबसे ज्यादा, इनको जो रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा ये आपको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले लोग होंगे रोहिणी। सूर्य ये अपने कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा हुए हैं, तभी आप यहाँ पर देखते होंगे। वृषभ राशि है और रोहिणी नक्षत्र है, तो सबसे ज्यादा आपका बिल्कुल काम टनाटन रहेगा। आपको लाइब्रेरी में बैठिए, क्लास में बैठिए, कोई भैया कह के बोलने वाला नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया सीधे यहाँ पर बढ़िया मजा आएगा। आपको यहाँ पर कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, देख सकते हैं आप। उस हिसाब से आप रोहिणी नक्षत्र, आपको पंडित जी के पास जाओ, अगर आपका ये सिस्टम है बता दिए तो फिर आप समझो अपना आपका काम क्लियर है। आपकी कुंडली आप देखते रहना। तो ये इस हिसाब से है, रोहिणी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, ये सारे नक्षत्र हैं। अब ये चंद्रदेव को श्राप दे दिए तो फिर उसके बाद कि आप 15 दिन गोरे रहेंगे, 15 दिन काले रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, नक्षत्र है। इसके बाद हम सौर मंडल की बात करेंगे। सौर मंडल की क्लास हम कल देखेंगे। सौर मंडल, सूर्य के बारे में क्या है, अपना पृथ्वी, ग्रह, ये सब चीजों की पूरी परिक्रमा और ये सब चीजें क्या है, ये हम कल देखेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। आप ये सारी चीजें रिवीजन करें। आपको इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है, आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।